तो देखो, पिछली वीडियो में अपन ने बात की थी कि कोलोस वुल्रन रेनस और लेनोर के क्लेम को सपोर्ट करने के लिए ड्रिफ्ट मार्क के ऊपर अपनी सेना इकट्ठी कर रहा होता है, और दूसरी तरफ किंग्स लैंडिंग के अंदर डेमन टारगेरियन भी अपनी फ़ौज इकट्ठा करनी शुरू कर देता है। जेरस टारगेरियन, रेनस या फिर विसरस किसी एक को भी आयरन थ्रोन अगर दे देता तो अपोजिट टीम वाले फाइट शुरू कर देते और वेस्टरोस में वार होना तो पक्का ही था। अब जेरस बहुत ही पीसफुल आदमी था। इसने इतने लंबे टाइम तक शांति से पूरे वेस्टरोस को चलाया और कोई भी मेजर लड़ाई नहीं हुई, तो अब इसके बाद में सक्सेशन को लेकर इतनी ज़्यादा लड़ाई हो जाए, इस चीज़ को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसने एक लेटर भेजा वेगन टारगेरियन को, जो कि सिटाडेल इसी का लड़का है। लेटर में इसने यही पूछा कि मैं सक्सेशन का क्या करूं। तो फिर इसके बेटे ने आइडिया दिया कि क्यों नहीं एक बड़ी सी काउंसिल इकट्ठी कर दो, जहाँ पर सारे लॉर्ड्स को बुलाओ और फिर वोटिंग कर लो। तो यहाँ से अपने वीडियो की स्टार्टिंग होती है। जेरस द ओल्ड किंग, इसने अनाउंस किया कि ग्रेट काउंसिल रखी जाएगी हेरेनोल के अंदर। इसने पूरे वेस्टरोस में सारे लॉर्ड्स को बुलाया, छोटे हो या फिर बड़े, बिल्कुल छोटा हाउस हो किसी का तो भी उसको बुलाया गया। ये इन्विटेशंस के लिए जो लेटर भेजे गए, इसके अंदर लिखा गया कि हेरेनोल के वापर डिस्कस किया जाएगा, डिबेट्स होगी, कोई भी अपना क्लेम रख सकता है अगर वो वायबल है तो फिर, और जो आयरन थ्रोन का मैटर ऑफ सक्सेशन है, इसका आंसर वहीं पे मिलेगा। ये इनविटेशन लेटर्स सारे हाउसेस के अलावा सिटाडेल के मास्टर्स को भी भेजा गया, जो कि अपनी थोड़ी सूझबूझ यहाँ पर दिखाए। इसके अलावा सेप्टा और सेप्टम्स के पास में भी गया, जो कि थोड़े भगवान की तरफ से बोल पाए। और फिर यहाँ पर हेरेनोल में एक ऑप्शन रखा गया कि जो भी बंदा आयरन थ्रोन के ऊपर क्लेम कर रहा है, वो सबसे फर्स्ट सारे लॉर्ड्स के सामने अपना क्लेम प्रूव करेगा, कि मतलब वो अपनी साइड रखेगा सबसे फर्स्ट, और उसके बाद में लॉर्ड्स अपने अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। काउंसिल ऑफ 101 को हेरेनहोल के अंदर रखा गया, जो कि वेस्टरोस का सबसे बड़ा कैसल यानी कि किला है। किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि कितने लॉर्ड्स आने वाले, क्योंकि इनविटेशन तो सबके पास में गया है और इस टाइप की काउंसिल इससे पहले आज दिन तक नहीं रखी गई। हेरेनहोल में 500 लॉर्ड्स के रहने का तो इंतज़ाम था, वहाँ पर 500 लॉर्ड्स रह सकते हैं, लेकिन जैसे काउंसिल का टाइम पास में आता गया, धीरे धीरे लॉर्ड्स की संख्या 1000 से भी ज़्यादा हो गई। इस काउंसिल को स्टार्ट होने में लगभग 6 महीने का टाइम लगा, और कुछ का तो कहना है कि बहुत सारे लॉर्ड्स आते हुए इतने लेट हो गए कि काउंसिल ख़त्म हो गई उसके बाद में भी आए। अब हेरेनहोल भले ही वेस्टरोस का सबसे बड़ा कैसल हो, लेकिन उसकी कैपेसिटी भी कोई इनफाइनाइट नहीं है। हर लॉर्ड के साथ में बहुत सारे लोग और भी आते थे, जैसे कि उसके शानो शौकत के लिए नाइट्स, उसके साथ में चलने वाले नौकर, और बहुत सारों के पास में पर्सनल कुक्स भी होते थे, उन्हीं के हाथ का वो खाना खाते थे। टाइमन लैनिस्टर, जो कि लॉर्ड ऑफ कास्टली रॉक है, वो अपने साथ में पूरे 300 लोगों को लेके आए। इसके अलावा लॉर्ड मेथस टायरल तो पूरे 500 लोगों को लेके आए। तो अब तुम समझ सकते हो कि ये तो सिर्फ 2 लॉर्ड्स ही है, बाकी सारे भी इतने सारे लॉर्ड्स आए तो हेरेनहोल के अंदर कैसे मार सकते हैं। इस काउंसिल का इनविटेशन वेस्टरोस के हर एक लॉर्ड के पास में गया था, और इस टाइप की काउंसिल फर्स्ट टाइम हो रही है वेस्टरोस में, जिसके थ्रू वो डायरेक्टली वोट देकर अपना राजा चुन सकते हैं। तो फिर हर कोई एक्साइटेड था उसको देखने के लिए कि कैसे होने वाला है यहाँ पर सब कुछ। आने वाले लॉर्ड्स डोर्निश मार्चेस से लेकर इस साइड नॉर्थ में द वॉल के पास से आए थे। 3 सिस्टर्स से लेकर आयरन आइलैंड तक वहाँ के भी लॉर्ड्स आए थे। विंटरफेल और स्टार्क्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एलार्ड स्टार्क आए थे। रिवरन के लॉर्ड ग्रोवर टर्ली आए थे, और वेल से योबर्ट रॉयस आए थे। अब ये योबर्ट रॉयस कोई वेल के लॉर्ड नहीं थे। उस टाइम पर जो जैन पूल है, जिसके पास में पूरा वेल होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो उसकी साइड को रिप्रेजेंट करने के लिए उसने यीस को भेजा। अब वैसे तो तुम्हें पता होगा कि अभी भी डॉन 7 किंगडम में से एक नहीं है, और उसके ऊपर आयरन थ्रोन का राज नहीं चलता है, लेकिन वहाँ से भी बहुत सारे लॉर्ड्स आए थे। खुद प्रिंस ऑफ डॉन ने अपनी लड़की और उसके साथ में 20 डॉर्निश नाइट्स को भेजा था। वैसे लोगों का कहना है ये वोट देने के लिए नहीं आए थे, ये बस देखने के लिए आए थे कि ऐसी कैसी काउंसिल होने वाली है। ओल्ड टाउन से हाई सेप्टम्स को बुलाया गया, जो कि सबको अपने आशीर्वाद से ब्लेस करेंगे, और अगर थोड़ा कुछ लोचा भी हो गया तो सबको भगवान का नाम लेके शांत कर देंगे, और थोड़ा धार्मिक लोग होंगे, थोड़ा लेवल बनेगा। इसलिए आने वालों में केवल लॉर्ड्स ही शामिल नहीं थे, इसके अलावा मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी भी वेस्टरोस के डिफरेंट पार्ट से लगभग 100 से भी ज़्यादा यहाँ पर हेरेनहोल में आए। कई सारे हेज नाइट्स, फ्री राइडर्स, मर्सिनरीज यानी कि वो सारे लोग जो पैसे देकर किसी के भी लड़ते, वो भी आए थे। उनको लगता था शायद यहाँ पे कुछ काम मिल जाए, क्योंकि कुछ लफड़ा हुआ तो लोगों के लड़ने वालों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनको काम मिल सकता है। कुछ बिना इनविटेशन के जेब कतरे और चोर भी आए थे, इस होप में कि इतनी बड़ी काउंसिल हो रही है, लोग आएंगे तो अपने को भी कुछ मिल जाएगा। कुछ बूढ़ी और जवान औरतें भी आई थी अपने पति को ढूंढने के लिए, कि कोई फ्यूचर पति भी यहाँ पे मिल जाए।
सिंगर्स, ममर्स और बाकी सारे कपड़े धोने वाले कई सारे लोग काम की तलाश में यहाँ पर आ गए थे। अब इतने सारे लोगों को हेरन हॉल का किला तो झेल नहीं सकता था, इसलिए जो वहाँ के आसपास की जगह जिसको हेरन टाउन कहा जाता है वहाँ पर रहना इन लोगों ने शुरू कर दिया। छावनी जैसा बन गया था हेरन टाउन। कई सारे लॉर्ड्स थे और उनके लोग जिन्होंने अपने अपने टेंट बांध रखे थे। पूरा हेरन टाउन इन्हीं लोगों से भरा हुआ था। वैसे तो हेरन टाउन, किंग्स लैंडिंग, ओल्ड टाउन और लेनिस्पोर्ट इन 3 सिटी को छोड़ दो तो 4th नंबर पे यही वाली सिटी है जो सबसे बड़ी है। लेकिन इस काउंसिल के चक्कर में इस सिटी की भी हालतें ख़राब हो गई। कई सारे लॉर्ड्स और लोग जो लास्ट में आए थे उनको सिटी में रहने की जगह भी नहीं मिली थी, इसलिए उनको बाहर की साइड में अपने टेंट लगाने पड़े। तो देखो, ये तो अपन ने बात की कि हेरन हॉल की काउंसिल कितनी ज़्यादा बड़ी थी, जिसको सिर्फ स्टार्ट होने के लिए पूरे 6 महीनों का टाइम लग गया। और पूरे वेस्टरोस से इतने सारे लोग आए कि वेस्टरोस का सबसे बड़ा किला है हेरन हॉल और 4th सबसे बड़ी सिटी हेरन टाउन, वो भी इन लोगों को झेल नहीं पाई। अब अपन बात करते हैं क्लेम्स की तरफ। तो देखो, तुम्हारे और मेरे दिमाग में तो यही होगा कि रेनस और विस्टरस दोनों का क्लेम है, तो जेरस ने सारे लॉर्ड्स को इसीलिए बुलाया कि दोनों में से कौन आपको सही लगता है उसको वोट दे दो। लेकिन इनविटेशन लेटर में कुछ और भी लिखा हुआ था, जैसे कि अगर आपका क्लेम वायबल है तो आप भी यहाँ पर आकर अपना क्लेम कर सकते हो, और मतलब कि आयरन थ्रोन आपको भी मिल सकता है। तो बस होना क्या था, फिर तो ऐसी ऐसी जगहों से क्लेम्स आने लग गए जिसके बारे में किसी ने सोची भी ना होगी। तो देखो, वेस्टरोस से ही नहीं, एसोस से भी क्लेम आने शुरू हो गए और पूरे 14 क्लेम्स आए थे। तो देखो, ओल्ड किंग जेरस की एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सेरे। वो रहती होती है ओल्ड वेलेंटिस यानी कि एसोस की तरफ। जब उसको ये बात पता चलती है, लोग उसको बोलते हैं कि किसी को भी आयरन थ्रोन मिल सकता है, तो तुम भी जाओ, क्योंकि तुम भी जेरस की लड़की हो, तो वहाँ पर जाके क्लेम कर दो। अभी हाल फिलहाल में इसकी एज 34 साल ही होती है और ये ओल्ड वॉलेंटिस के अंदर रहती होती है। ये लोगों को बोलती है मुझे वहाँ जाने की क्या ज़रूरत, मेरा खुद का किंगडम तो यहीं पर है। अब इसका किंगडम भले यहीं पे हो, लेकिन इसके लड़कों का किंगडम यहाँ पर नहीं था। इसके 3 डिफरेंट पति से 3 लड़के होते हैं। वो तीनों लड़के यहाँ पर आते हैं और बोलते हैं हमारी माँ की वजह से हमारा भी आयरन थ्रोन के ऊपर क्लेम है। इसके अलावा जो चौथा क्लेम होता है वो भी इसके एक बास्टर्ड लड़के की वजह से आता है। बेसिकली जो ओल्ड वॉलंटियर्स है वहाँ उसको 3 लोग चलाते हैं, मतलब कि जनता 3 लोगों को चुनती है। उनको तुम प्रेसिडेंट समझ सकते हो। उन्हीं 3 प्रेसिडेंट में से एक प्रेसिडेंट का इसका एक लड़का होता है, वो भी यहाँ पर आ जाता है। अब ये जो चौथा लड़का है वो प्रेसिडेंट का लड़का है, तो इसके पास में पैसे वैसे होते हैं, तो ये एक गोल्ड से भरा हुआ बैग लेके आता है, और दूसरा एक एलिफेंट लेके आता है जो कि एक छोटा सा एलिफेंट होता है। वेस्टरोस के लोगों के लिए एलिफेंट को देखना एक बहुत सरप्राइजिंग चीज़ होती है। एलिफेंट ने तो यहाँ पर आके इसका कुछ काम नहीं किया, लेकिन ये जो गोल्ड लेके आया था वो इसने छोटे मोटे लोगों को बांट दिया, और जो छोटे लॉर्ड्स थे उनको कहा कि मेरे क्लेम को सपोर्ट करो। अब ये 4 जो एसोस से आए थे, इनमें से जो फर्स्ट 3 जो लड़के आए थे उनमें से एक लड़का बिल्कुल वैसे ही दिखता था जैसा कि जेरस अपने जवानी में दिखता था। तो लोगों ने बहुत सारे टॉन्ट भी कसे इस चीज़ को लेकर। अब 4 क्लेम तो ये हो गए एसोस से। 5वां क्लेम वेस्टरोस से ही आता है, ड्रैगन स्टोन से। तो बेसिकली एगोन टारगेरियन और उसके पूर्वज एनार टारगेरियन जब यहाँ पर ड्रैगन स्टोन पर नहीं आए थे, उससे पहले भी यहाँ पे कुछ टारगेरियंस रहते थे। अगर तुमने टाइमलाइन वाले वीडियो देख रखे होंगे तो तुमको पता होगा कि ड्रैगन स्टोन कब का ही बन चुका था। एनार टारगेरियन तो बहुत बाद में आए। तो कुछ एक टारगेरियन यहाँ पर भी आके रहते थे। उस टाइम पर जो छोटे मोटे टारगेरियन होते वो यहाँ पर आके रहते थे। उनमें से एक टारगेरियन का नाम था गेमन द ग्लोरियस। इसी की पीढ़ी में, मतलब कि बहुत सारी जनरेशन्स के बाद में, एक बंदा आके बोलता है कि मेरे जो एंसिस्टर थे यानी कि पूर्वज, वो गेमन द ग्लोरियस ही थे, तो मेरा क्लेम आयरन थ्रोन के ऊपर तुम सबसे ज़्यादा है। अब छठा क्लेम करने वाला बंदा यहीं पे किंग्स लैंडिंग के आसपास का ही था। उसने आकर कहा कि मैं मेगोर द क्रूअल का बास्टर्ड लड़का हूँ। प्रूफ के लिए वो अपने साथ में अपनी माँ को भी लेके आया था, और वो बोल रहा था कि मेगोर द क्रूअल ने बहुत पहले मेरी माँ का रेप कर दिया था और उसकी वजह से मैं जन्मा हूँ, तो फिर मेरा भी आयरन थ्रोन के ऊपर अधिकार है। अब ये जो बंदा था वो दिखने में रेड कलर के बालों वाला था। काफ़ी सारे लॉर्ड्स ने इस बात को तो मान लिया कि मेगोर ने क्रूअल ने भले ही इसका माँ का रेप किया हो, लेकिन ये उसी का लड़का है, इस बात को किसी ने भी कन्फर्मली नहीं माना। अब 7वां क्लेम तो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग आ गया। 7वां क्लेम करने वाला एक हेज नाइट बंदा था, और उसने सबके सामने आके बोला कि मेरे फादर जेरस टारगेरियन ही है, मतलब कि मैं इन्हीं का एक बास्टर्ड लड़का हूँ। अब ये बात सुनी तो लॉर्ड्स सारे हंसने लग गए, और सबको पता था ये झूठ ही बोल रहा है। फिर कुछ एक सैनिक आते हैं और इसको पकड़ के ले जाते हैं। अब 8वां क्लेम सिटाडेल के मास्टर वेगन टारगेरियन, जो कि जेरस के लड़के उन्हीं का होता है।
अब वैसे ये बंदा वहाँ से यहाँ पर तो नहीं आया था, लेकिन इसका क्लेम पता नहीं किसी और ने राइज कर दिया। लेकिन उसने तो कसम खा रखी और उसको वैसे भी बनना ही नहीं है किंग, तो उसका क्लेम का कोई मतलब नहीं है। 9वां क्लेम विसरस की तरफ से है और 10वां क्लेम ये रेनेस है उसकी तरफ से। अब इन दोनों के क्लेम्स तो तुम जानते हो किस वजह से है। फिर भी ये लोग 10 ही हुए, 4 क्लेम्स और रह रहे हैं। तो इसके अंदर लाइना का एक क्लेम 11वां हो गया, 12वां क्लेम अपन डेमन का मान सकते हैं और 13वां लेनोर वैल्यूरन का। लेकिन यहाँ पर तो पूरे 14 क्लेम आए थे, तो फिर एक क्लेम किसका और है वो सही से बुक्स में लिख नहीं रखा है, इसलिए मैं भी कंफ्यूज हो गया कि एक और किसका रह गया। 13 दिन तक ये काउंसिल चली थी जिसमें ये सारे 14 क्लेम्स थे, उनमें से सिर्फ 2 को इम्पोर्टेंस दी गई, एक तो विसरस का और दूसरा रेनेस का। हर रोज़ लोग इसी बारे में डिबेट करते थे और डिस्कशन करते थे कि किसको बनाना है। लॉर्ड्स ने अपने अपने फैसले अपने अपने अकॉर्डिंग लिए। अब कोलोस वुल्ड्रॉन और रेनेस भी यहाँ पर आए थे, जो कि बहुत सारा गोल्ड वगैरह लेके आए थे और छोटे मोटे लॉर्ड्स को भी दिया, जिससे कि वो लोग रेनेस के क्लेम को सपोर्ट कर दे हुए। अब वैसे तो वहाँ पर जो भी माहौल बना था 13 दिन के लिए, वो पूरा विसरस की तरफ था। ज़्यादातर लोग डिस्कशन डिबेट इन सब में विसरस को साइड ले रहे थे और एग्जिट पोल ने पहले ही कह दिया था कि विसरस जीतने वाला है। अब वैसे रेनेस का क्लेम करने वाले भी कुछ एक लोग थे, जैसे कि एक तो खुद हाउस वैलेरियन और इसके जो भी छोटे मोटे लॉर्ड्स होते वो सारे रेनेस की तरफ थे। नॉर्थ के जो स्टार्क्स थे वो इनकी तरफ थे। नॉर्थ के जो हाउस डस्टिन, सबसे पुराना हाउस, वो भी इनके साथ में था। इसके अलावा हाउस बरेटन तो हमेशा इनके साथ में ही था। इसके अलावा वाइट हार्बर के जो लॉर्ड थे वो भी इनके साथ में थे और बहुत सारे और भी लोग थे, रेवेंट्री के लॉर्ड वगैरह, जो रेनेस के क्लेम को सपोर्ट कर रहे थे। अब आखिरकार 13 दिनों के बाद में ग्रेट काउंसिल का फैसला ही जाता है और वो विसरस की साइड में होता है। वैसे तो पहले ये माहौल देख के पता चल गया था कि विसरस को ही जीतना है, लेकिन कुछ एक लोग थे जिन्होंने लास्ट तक वेट किया कि क्या पता ये सारे वोट्स दिखा देवे कि कितने वोट डाले थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं दिखाया। लास्ट में बोला कि 20 वोट्स की वजह से विसरस जीत गया है। अब शो में तो इस टाइम पर जेरस भी वहीं पे प्रेजेंट होता है, लेकिन बुक्स में वहाँ पर हेरोनॉल के वहाँ पर जेरस नहीं जाता है। जेरस किंग्स लैंडिंग के अंदर ही रहता है। जब काउंसिल का फाइनल डिसीजन जेरस के पास में पहुँचता है तो वो भी इस चीज़ से काफ़ी खुश हो जाता है और मन ही मन थैंक यू बोलता है सारे लॉर्ड्स को जिन्होंने विसरस को वोट दिया। बलोन टारगेरियन की डेथ से पहले प्रिंस ऑफ ड्रैगनस्टोन और हैंड ऑफ द किंग की जगह उन्हीं के पास में थी, लेकिन अब उनकी डेथ हो चुकी है। काउंसिल ने प्रिंस ऑफ ड्रैगनस्टोन तक घोषित कर दिया है विसरस को, पर जेरस चाहता था कि दोनों पोजीशन एक ही बंदे को नहीं मिले और वो वैसे भी जानता था विसरस को इतना पॉलिटिकल ज्ञान नहीं है, तो हैंड ऑफ द किंग किसी और को बनाया जाए। अब यहाँ पर अचानक से ओटो हाईटावर को बुलाया जाता है, जो कि हॉबर्ट हाईटावर, लॉर्ड ऑफ हाईटावर होते, उनका छोटा भाई होता है। वो यहाँ पर किंग्स लैंडिंग में अपनी वाइफ और अपनी लड़की के साथ में आता है, जिसका नाम होता है एलिसेंट हाईटावर। ओटो हाईटावर काफ़ी अच्छा पॉलिटिकल बंदा होता है, इसको राजनीति की अच्छी समझ होती है और जेरस टारगेरियन जैसे जैसे बुढ़ा होता जा रहा होता है, अब वो राजकाज को सही से नहीं संभाल सकता, तो धीरे धीरे सारा काम ओटो हाईटावर के पास में आ जाता है। जेरस टारगेरियन अब ज़्यादातर टाइम पर अपने बेड पे ही पड़ा रहता और हमेशा बीमार रहता था। अब इसका ख्याल एलिसेंट हाईटावर ने रखना शुरू कर दिया, जो कि लगभग 15 साल की एक लड़की थी। किंग जेरस टारगेरियन के कपड़े धोना हो या फिर उनको खाना खिलाना या फिर और उनका कुछ काम हो, फ्री टाइम में यही एलिसेंट उनको बुक्स पढ़ के भी सुनाती थी। ओल्ड किंग जेरस की उम्र अब काफ़ी ढल चुकी थी। लास्ट में वो इस एलिसेंट को अपनी लड़की सेरा समझ लेते थे, जो कि एसोस चली गई थी। वो यही समझते थे कि नेरोसी को पार करके इन्हीं की लड़की सेरा वापस आ गई है और अब इनका ख्याल रख रही है। आखिरकार 103 एसी के अंदर किंग जेरस फर्स्ट टारगेरियन की डेथ हो जाती है उन्हीं की बेड के ऊपर, जब लास्ट टाइम पर एलिसेंट हाईटावर उनके बेड के पास में बैठकर जेरस टारगेरियन के सबसे ट्रू फ्रेंड या फिर बोलो सबसे ज़्यादा जो हैंड ऑफ द किंग रहा, सेप्टन बार्थ की एक बुक पढ़ के सुना रही होती है, जिस बुक का नाम होता है अननेचुरल हिस्ट्री। किंग जेरस ने पूरे 60 साल तक पीसफुली शासन किया होता है। इनके मरने के बाद में इनकी बॉडी को ड्रैगन पिट के अंदर जला देते हैं और उसके बाद में जो इनकी ऐश यानी कि हड्डियाँ बचती है, राख बचती है, उसको गुड क्वीन एलिसेंट की जो राख होती है उसके साथ में मिलाने के लिए ड्रैगन स्टोन ले जाते हैं। उनके मरने के बाद में पूरे वेस्टरोस में मातम जैसा माहौल हो जाता है। यहाँ तक कि डॉन, जहाँ पर इनका राज भी नहीं है, वहाँ के लोग भी इन्हें काफ़ी पसंद करते थे और कहा जाता है वो लोग भी इनकी याद में रोए थे। तो देखो इस तरह जेरस द ओल्ड किंग भगवान को प्यारे हो जाते हैं। अब इनके सेकंड लड़के बेलन को किसने मारा इस बारे में अभी कुछ भी फिक्स नहीं है, क्योंकि जो ओटो हाईटावर था वो किंग्स लैंडिंग के अंदर नहीं था, वो वहाँ पर उस टाइम ओल्ड टाउन में था, तो इसने कैसे मारा। और दूसरी बात, अगर कोलोस वुल्ड्रॉन या फिर
जो इसको पसंद नहीं करते, रेनेस के सपोर्टर्स, उन्होंने मारा, तो फिर वो तो कब का ही मार देते। ये तो 93 AC से जिंदा था और उसी टाइम से हेयर बना हुआ था, तो पूरे 8-9 साल लेने के बाद में क्यों मारा। तो यहाँ पे मैं अपनी थ्योरी देता हूँ। तो देखो यूँ होता है कि सेप्टन बार्थ, अब यहाँ पर मैं अपनी थ्योरी देता हूँ। तो मुझे लगता है कि हाई टावर्स नहीं मारा, भले ही उस टाइम पर ऑटो हाई टावर ओल्ड टाउन के अंदर हो और यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो, पर अगर तुम्हें याद हो तो हिस्ट्री में कई बार इन हाई टावर्स के ऊपर काले जादू करने के आरोप लग चुके हैं। तो मुझे लगता है उसी ने इसको मरवाया, और इतने सालों से इसलिए नहीं मरवाया क्योंकि सेप्टन बार्थ जिंदा थे, और सेप्टन थोड़ा भगवान वाला आदमी है, तो उसके ऊपर काले जादू नहीं कर पाया होगा। तो उसके मरने के बाद में जैसे ही बलून हैंड ऑफ द किंग बना, तो ऑटो और उसकी फैमिली ने इसको टपकवा दिया, और इस तरह ऑटो को मिल गई हैंड ऑफ द किंग की जगह। ये बस मेरे पर्सनल विचार है, अपने विचार भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।